अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 25 अप्रैल 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह नाज़रीन किराम भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं। हर 4 मिनट के अंदर कोई ना कोई भारतीय शहरी कोरोना की वजह से जा बहक हो रहा है। इस हवाले से नाज़रीन किराम, दिल्ली के हस्पतालों के अंदर ना सिर्फ जगह कम पड़ गई है बल्कि वहाँ पर जो तिब्बी सहूलियात हैं, ऑक्सीजन की फराहमी है, वो भी गुज़श्ता 4 रोज़ से कम है और जिसकी वजह से पूरे भारत के अंदर एक एमरजेंसी की कैफियत है। मोदी जो इससे पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चाइना के ख़िलाफ़ बयानबाजी देता रहा, इलेक्शन के लिए आसाम और बंगाल के अंदर कैंपेन चलाता रहा, यहाँ तक कि कुंभ मेले के अंदर भी जाने से हिंदुओं को ना रोका गया। अब नाज़रीन किराम, मोदी हुकूमत भी परेशान है और इंतहाई परेशानी के आलम में पाकिस्तान और दीगर मुल्कों से राबते कर रही है। इसी हवाले से नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की फराहमी का ऐलान किया है और कहा है कि हम भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं, बतौर इंसानी बुनियादों पर मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत की जानिब से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। लेकिन नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं जब मकबूजा कश्मीर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों का खून बहाया जाता रहा, उस वक्त भारत को क्यों नहीं कहा गया कि भारत जुल्म रोके। भारत को खुद शर्म आनी चाहिए कि जो जुल्म उन्होंने कश्मीर के मुसलमानों पर ढाया, जो जुल्म उन्होंने भारत के अंदर बसने वाले सिखों पर ढाया, जो जुल्म उन्होंने भारत के अंदर बसने वाले जो मुसलमान हैं जिनको CAA और दीगर मुतनाज़ा कवानीन के ज़रिए से टारगेट किया गया, अब उसका खुमियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है और कुदरत की बड़ी पकड़ में मोदी हुकूमत आ चुकी है। यही वजह है मोदी से अब भारत के अपोजिशन के लीडर, यहाँ तक के मोदी से खुद BJP के जो कारकुन हैं वो भी इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और ट्विटर पर, फेसबुक पर मोदी हुकूमत को लान तान की जा रही है। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन किराम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। एक बड़ी खबर सामने आई है। अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की फ़ौज के आर्मी चीफ़, वज़ीर दिफ़ा और दीगर हुकूमती तर्जमानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अमरीका, नेटो चाहे अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल ले, लेकिन हमारे पास इतनी सलाहियत है कि हम अमरीका और नेटो के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नहीं आने देंगे और अफ़गानिस्तान की अवाम की हिफाजत करेंगे। तालिबान के इस्लामी हुकूमत को या इस्लामी सिस्टम को इंस्टॉल नहीं होने देंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल फ़ौजी साजो सामान है या इसी तरह से जो अहम जो जदीद तरीन लड़ाका जहाज़ हैं, ये टैंक वगैरह हैं, इनको काबुल हुकूमत ने मांग लिया है। काबुल हुकूमत ने कहा है कि नेटो और इसी तरह से अमरीका अपने ज़ेर इस्तेमाल तमाम का तमाम इक्विपमेंट वो काबुल हुकूमत को अशरफ गनी की फ़ोर्सेस के हवाले करे ताकि हमारी लड़ाई में फ़ायदा आ सके, हमें लड़ने में मदद मिल सके। लेकिन अफ़गान तालिबान इसके लिए पुरजोश हैं कि अगर ये हथियार और ये इक्विपमेंट अशरफ गनी के पास रहेगा तो इनसे बासानी छीना जा सकता है, इनके साथ लड़ाई करके इनको शिकस्त दी जा सकती है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान अपने इस्लामी निज़ाम की तैयारियाँ कर रहे हैं और इसके लिए अफ़गानिस्तान के अवाम को भी बाकायदा आगाह किया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया में इस्लामिक सिस्टम कैसा होगा और लोगों के हकूक़ क्या होंगे, लोगों के साथ किस तरह का रवैया और सलूक रवा रखा जाएगा। जबकि नाज़रीन किराम, तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर तफसीलात शेयर की हैं कि रात के बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं जिसमें काबुल हुकूमत के मज़ीद 16 अहलकार हलाक कर दिए गए हैं और इसी तरह से काबुल हुकूमत के मज़ीद 35 अहलकारों ने हथियार डालकर तालिबान के सामने सरेंडर किए हैं, तौबा तायब हो चुके हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान तालिबान की बड़ी कार्रवाइयों के दौरान 250 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी या गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन किराम तुर्की से है। बिल आखिर तुर्की के ख़िलाफ़ अमरीका के सदर जो बाइडन ने बड़ा फ़ैसला कर दिया है। आप जानते हैं जो बाइडन इक़्तिदार में आने से पहले तैयब एर्दोगान को एक डिक्टेटर करार देते रहे,
ترک صدر رجب طیب اردگان کی حکومت کے خاتمے کے لیے وہ اعلانیہ بیانات دیتے رہے، اب علل اعلان جو بائیڈن کی حکومت نے ترکی کے خلاف ایک بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 1915 کے اندر ترک فوجوں نے سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے آرمینین نسل کے عیسائیوں کا قتل عام کیا تھا، ان کی نسل کشی کی تھی۔ ترکی کی جانب سے اس بیان کو، اسٹیٹمنٹ کو رد کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ترکی کے ساتھ آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے بھی فون پر بات چیت کی ہے، اور آذربائیجان کی جانب سے بھی ترک صدر کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ یہ غلط بیان ہے اور اس میں ترکی کا ساتھ آذربائیجان دیتا رہے گا۔ جبکہ ناظرین ترکی نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف یہ جھوٹا اور گھناؤنی الزام ہے، یہاں تک کہ ترکی کے اندر بسنے والے آرمینین نسل کے جو ترکی کے شہری لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ترکی کی فوجوں نے آرمینیا کے لوگوں کا قتل عام نہیں کیا تھا، بلکہ رشین اور اسی طرح سے دیگر غیر ملکی فوجوں نے آرمینیا کے لوگوں کو مارا تھا، ترکی نے تو ان کو بچایا تھا۔ ناظرین امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جس میں ترکی سے نفرت کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے ترکی کو F-35 طیاروں کی جو فروخت ہے اس معاملے کو بھی ایک طرح سے معطل کیا جا رہا ہے، ترکی کو ہتھیار وغیرہ فراہم نہیں کیے جائیں گے، اور اس بیان کے بعد ترکی کے خلاف پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں اور ترکی سے معاوضہ یا ہرجانہ بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ ناظرین ترکی کے ذرائع ابلاغ پر خبر نشر ہو رہی ہے کہ آرمینیا کے لوگوں نے آذربائیجان کے اندر گزشتہ 4-5 مہینے پہلے جب جنگ ہوئی تھی اس موقع پر نسل کشی کی تھی۔ آخر یورپ کو، امریکہ کو یہ بدمعاشی نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ صرف مسلمانوں کے خلاف یہ بیانات دینے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پابندیاں لگانی ہیں۔ یہی وجہ ناظرین ترکی کی جانب سے اب امریکہ کے خلاف باقاعدہ ایک تیاری شروع کر دی گئی ہے کہ امریکہ کے ساتھ مستقبل میں کس طرح کے تعلقات رکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ترکی سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے شمالی عراق کے اندر کرد باغیوں کے خلاف نئے آپریشن کی منظوری دے دی ہے۔ اردگان نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں بیرونی فنڈڈ جو دہشت گرد ہیں وہ حملہ کر رہے ہیں، ان کا خاتمہ ضروری ہے، چاہے وہ شمالی عراق کے اندر ہوں یا شام کے اندر ہوں یا ہمارے اپنے ملک کے اندر ہوں جنہیں یورپ یا امریکہ سپورٹ کرتا ہے، ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ناظرین آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر LOC کے قریب بھارتی فوج نے پاکستان سے آنے والے ایک ڈرون کو مقبوضہ کشمیر میں داخلے سے روک دیے ہے۔ بھارتی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستان سے ایک ڈرون طیارہ بھارت کی حدود میں مقبوضہ کشمیر کے اندر داخل ہو رہا تھا، جسے مارا تو نہیں گیا ہے لیکن اسے واپس جانے پر مجبور کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک طرح سے ایگریمنٹ ہے، سیز فائر ایگریمنٹ، اس لیے اس طیارے کو مارا نہیں گیا لیکن واپس جانے پر مجبور کیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان نے اس خبر کو اور اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کے گھروں کو جلانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کلگام کے اندر ایک شہری کے گھر کو جلایا گیا جس میں ایک شخص جاں بحق ہو چکا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر گھروں کو، مارکیٹوں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ کشمیر کے لوگ بھارت کی مودی حکومت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کورونا سے ڈرنا چاہیے، کورونا کی جو آفت ہے یہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کی وجہ سے اللہ کی پکڑ ہے بھارت کی مودی حکومت کے لیے، اس لیے بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر تمام مظالم کو ختم کر دے۔ ناظرین آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین عراق سے ہے۔ عراق کے اندر کورونا کے مریضوں کا ایک ہسپتال تھا جہاں پر آکسیجن کے سلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 12 سے زائد لوگ اس آگ لگنے سے جاں بحق ہو چکے ہیں، متعدد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے ہنگامی بنیادوں پر سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور جو غفلت ہے اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کا کریک ڈاؤن ہوگا، انہیں گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین امریکہ افغانستان کی طرح عراق سے بھی فوجیں نکالے۔ عراق کی آرمی چیف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں امریکہ کی نیٹو کی فوجوں کی عراق کے اندر ضرورت نہیں ہے، لہٰذا امریکہ اپنی فوجیں فوری طور پر نکال لے۔ یہی کچھ ناظرین عراق کے اندر جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کا بھی امریکہ سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر امریکہ نے عراق سے فوجیں نہ نکالیں تو امریکہ پر بڑے بڑے حملے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے اندر امریکہ اور جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کے درمیان جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ مزید امریکی قافلے پر ایک حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کافی گاڑیوں کو جلا دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کو جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین سعودی عرب سے ہے۔ سعودی عرب پر رات گئے پھر ڈرون طیاروں سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ حوثیوں کی جانب سے روزانہ متعدد ڈرون طیاروں کے ذریعے سے اور اسی طرح سے بیلسٹک میزائلوں سے سعودی عرب پر حملے کیے جا رہے ہیں، جس میں سعودی عرب کو کافی نقصان برداشت
बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस हवाले से सऊदी इत्तेहाद ने कहा है कि हम भी हूसियों के ठिकाने तबाह कर रहे हैं, उनके मिसाइल डिपोज़ को, ड्रोन तैयारों के अड्डों को तबाह किया जा रहा है। जबकि नाज़िम अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के इदारों ने कहा है कि यमन के अंदर मारेब और दीगर इलाकों में सऊदी इत्तेहाद और यमन के हूसियों के दरमियान झड़पों की वजह से लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। नाज़िम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल और फ़लस्तीन से है। नाज़िम ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि मुसलसल तीसरा रोज़ है इसराइल की जानिब से, इसराइली यहूदियों की जानिब से, फोर्सेस की जानिब से, पुलिस की जानिब से बैतुल मुक़द्दस के शहरियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। ताज़ा तरीन झड़पों में मज़ीद 12 फ़लस्तीनी मुसलमान इंतहाई शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और जन की जानिब से फ़लस्तीन के शहरियों को, बिलखुसूस बैतुल मुक़द्दस के शहरियों पर जो जुल्म इसराइल की जानिब से ढाया जा रहा है, इसकी शदीद मज़म्मत की गई है और तुर्की ने भी इसकी शदीद मज़म्मत की है। आप जानते हैं दरअसल फ़लस्तीन के मुसलमानों को मस्जिद अक़सा जाने से रोकने के लिए और इसी तरह से मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द वाक़े जो कदीम महल्ले हैं उन पर इसराइली यहूदी आबादकार कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसके लिए ये झड़पें और ये इश्तिआल अंगेज़ी शुरू की गई है। इससे नाज़िम अरब रियासतों को शर्म से डूब मरना चाहिए जो इसराइल को तस्लीम करके इसराइल से दोस्ती बढ़ा रहे हैं और दूसरी जानिब इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर रोज़ाना जुल्म करके उनका खून बहा रहा है। नाज़िम में एक और ख़बर सामने आ रही है। इसराइल के एक आला अहदेदार की तरफ से इंकशाफ हुआ है कि अमेरिका के जो बाइडन हुकूमत के एक आला सीनियर अहदेदार ने इंकशाफ किया है कि ईरान के साथ है जो जोहरी डील अमेरिका कर रहा है, इसमें ईरान के ख़िलाफ़ लगी पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होंगी और इसराइल के मफादात को और इसराइल के अहदाफ को टारगेट नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं इसराइल के आर्मी चीफ और दीगर सीनियर हुकाम वाशिंगटन मौजूद हैं जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि ईरान के साथ जोहरी डील बहाल ना की जाए और ईरान के ख़िलाफ़ लगी पाबंदी ख़त्म ना की जाए। इससे इसराइल की सलामती को ख़तरा है। ईरान जोहरी हथियार बनाएगा, एटमी हथियार बनाएगा, मिसाइल बनाएगा और इसराइल पर हमला करेगा जिससे इसराइल को नुकसान होगा। लेकिन जो बाइडन की हुकूमत ईरान के साथ खुफिया तौर पर मुज़ाकरात कर रही है। आगे बढ़ने को जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़िम ईरान से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान के बाहरी जहाज़ पर, ऑयल टैंकर पर शाम की सरहद के करीब एक मरतबा फिर मिसाइल हमला कर दिया है। नामालूम ड्रोन तैयारे ने हमला किया है। इस हवाले से आलमी ज़राए ब्लॉग पर ख़बरें नशर हो रही हैं कि इसराइल की जानिब से शाम जाने वाले एक ऑयल टैंकर पर, बाहरी जहाज़ पर इसराइल ने हमला किया है जो ईरान का बाहरी जहाज़ है। इससे पहले नाज़िम आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात और ओमान के करीब इसराइल के बाहरी जहाज़ों पर ईरान भी हमला करता रहा है और चंद दिन पहले ख़बर सामने आई थी कि रेड सी के अंदर, बहरे अहमर के अंदर एक ईरान के बाहरी जहाज़ को इसराइल ने टारगेट किया था, जिसके बाद दुनिया में ख़बरें जारी हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान बाहरी जंग शुरू हो चुकी है। एक दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट्स को भी तबाह किया जा रहा है। नतंस के अंदर ईरान का जौहरी प्लांट तबाह किया गया जिसे इसराइल ने तबाह किया और इसी तरह से शाम की सरजमीन से मिसाइल मारकर ईरान ने भी इसराइल के जौहरी प्लांट्स को आग लगाकर तबाह करने का दावा किया है। यूं नाज़िम अमली तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का आगाज़ हो चुका है। इसी तरह से नाज़िम एक ख़बर सामने आ रही है कि ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद हैं उनके साथ सिपाही पासदारान इनकलाब की झड़प हुई है। आप जानते हैं सुन्नी मुसलमानों की सिस्तान बलूचिस्तान में अक्सरियत है, उनके खिलाफ सिपाही पासदारान ऑपरेशन करती रहती है जिसकी वजह से मज़ीद 3 लोगों के जाँ बहक होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। इस हवाले से सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर सिपाही पासदारान इनकलाब के ख़िलाफ़ बाकायदा ऑपरेशन भी जारी है, हमले भी हो रहे हैं और सिपाही पासदारान जो ईरान की मुसल्लह फ़ोर्स है, एक तरह से वहाँ की आर्मी भी करार दी जाती है, उसके लोगों को भी कत्ल किया जा रहा है। नाज़िम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये मिस्र और UAE के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िम मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ायद मिस्र के दौरे पर पहुँचे हैं, जहाँ काहिरा के अंदर मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी से उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात को प्रमोट करने, लीबिया की सूरत हाल, गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल और इसी तरह से तुर्की के साथ ताल्लुकात पर डिस्कशन कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़िम इत्तला सामने आ रही हैं। मिस्र का जो मीडिया है वो ख़बर दे रहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात मिस्र के साथ मिलकर लीबिया की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कोशिश है और साथ साथ नाज़िम जो आइंदा हफ्ते जो दौरा सामने आ रहा है तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का दौरा मिस्र, इस हवाले से भी UAE कोशिश कर रहा है कि मिस्र UAE की मंजूरी के बाद ही तुर्की के साथ ताल्लुकात बहाल करे। इत्तलात नाज़िम ये भी सामने आ रही हैं कि तुर्की मिस्र के बाद UAE के साथ भी ताल्लुकात बहाल
بحال کر رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات بحال کر رہا ہے۔ بہرحال ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ سوڈان سے اور اسی طرح سے لیبیا سے ہے۔ ناظرین سوڈان کے اندر جو عبوری حکومت کے وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو عمر البشیر کی حکومت کے لوگ تھے ان لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے عمر البشیر کی جو پالیسیاں تھیں یا جو ان کے ادارے بنائے گئے تھے ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ناظرین عمر البشیر کی جانب سے کچھ پروجیکٹس ایسے منظور کیے گئے تھے دریائے نیل پر ڈیم بنانے کے، انہیں بھی ایک طرح سے ختم کر دیا گیا ہے کہ یہ پروجیکٹ عوام کے مفاد میں نہیں تھے۔ ساتھ ساتھ ناظرین سوڈان، ایتھوپیا اور مصر کے درمیان نہضہ ڈیم پر شدید اختلافات برقرار ہیں۔ سوڈان اور ایتھوپیا کی سرحدوں پر جھڑپوں کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین لیبیا سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لیبیا کے اندر مہاجرین کو سمندر کے اندر پھینکا جا رہا ہے، اور مہاجرین جو یورپ جانا چاہتے ہیں لیبیا کے راستے سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ 100 سے زائد مہاجرین گزشتہ دنوں اسی طرح سے سمندر کے اندر ڈوب کر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جبکہ ناظرین لیبیا کے اندر عبوری حکومت نے کہا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی کرائے کے قاتل ہیں ان کو فوری طور پر لیبیا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ لیبیا کے اندر امن و امان ہو اور بر وقت انتخابات ہو سکیں۔ بہرحال ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔